लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। यानी कि दिन बहुत ही कम रहे हैं, मात्र 3-4 दिन का समय आपके पास रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अब भी फॉर्म फिल नहीं किया है। किनको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ कि कहाँ पे किस पेज पे दिक्कत आ सकती है, किस टाइप की दिक्कत आ सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, ये डेफिनेटली है, वीडियो लंबा होगा। जो लंबा वीडियो नहीं देख सकता वो अभी से स्किप कर सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर सटीक इंफॉर्मेशन देनी है तो वीडियो को पूरा एकदम जो बात जहां बोली गई है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। तो आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं, आप सभी को पता ही है माझी शाह एजुकेशन वो संस्थान है जहां से मुक्त शिक्षा से फ्री में पढ़ाकर हमने 500 से प्लस सिलेक्शन टॉपर हमसे जुड़ा हुआ, टॉप 10 में स्टूडेंट वो हमारे, तो मतलब जहां से टॉपर भी निकला हो तो उसके अलावा आपको कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और मैं खुद एक लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम पास किए। चलिए अपन बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि ये जो फॉर्म फिल करना है वो क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को तो एसएसओ आईडी भी नहीं मिल पाती कि सर कहाँ से लॉगिन करना, क्या करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इनको है ना ये पेज ये मिले नहीं पाता, वो लोग क्या करते हैं पता है? उन लोगों से क्या गलती होती है, वो लोग जाते हैं गूगल पे गए और लिख दिया एसएसओ आईडी लॉगिन, चलो लिख दिया। तो उनके सामने ना, मतलब बहुत बार तो चीजें सामने नहीं आती, और अगर आती भी है, एक मिनट, एसएसओ आईडी लॉगिन, अब देखो, अब ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट को पोर्टल, उद्योग विभाग, अब आप टिक करोगे तो कुछ ना कुछ दूसरा ही सामने आएगा आपको रियल। अब जैसे कि राजस्थान रिक्रूटमेंट पोर्टल 109, कहीं पे आपको 108 दिख जाता है। ये क्या है, ये टाइम के अनुसार जैसे जैसे अपडेट होते हैं ना, वैसे वैसे पहले 91 दिखता था, 92, 93, 97, फिर 101, 102, अभी 109 हो गया, ठीक है? तो अब ये कौन सा कहाँ पे टिक करना है, बहुत बार कोई दूसरे भूल जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ ताकि सटीक और जो अपडेटेड एसएसओ की जो वेबसाइट है वहां पे आप पहुंच पाओ। क्या करना है आपको, सीधा सा आपको सर्च करना है आरएसएसबी। आरएसएसबी क्या है बताएं? ये है आपका अधीनस्थ बोर्ड, आरएसएसबी। अगर पूरा देखे तो rssb.rajasthan.gov.in, इस पे टिक करोगे ना तो ये आपके अधीनस्थ बोर्ड की साइट खुलती है। ये आपका अधीनस्थ बोर्ड है जो आपके लैब असिस्टेंट का एग्जाम लेता है। अधीनस्थ बोर्ड अपने यहाँ पे मेन दो बोर्ड है, एक तो आरपीएससी और एक ही अधीनस्थ बोर्ड। तो लैब असिस्टेंट का जो लेवल 8 है वो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड लेता है। अब इसमें कहा जाना, इसमें जैसे कि बहुत सारा आपके काम की चीजें भी बहुत है। अब जैसे कि इसकी कैंडिडेट कॉर्नर पर टिक करोगे तो सारी चीजें मिलेगी आपको, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, क्वेश्चन पेपर, आंसर की ऑनलाइन वगैरह, बहुत सारी चीजें। आप एक बार साइट पर विजिट करके वो देख लेना। अब आप टिक करो कहाँ पे, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ, नाउ पे टिक किया, तब आपके सामने ये आया। फिर देखो यहाँ पे लॉग इन टू राजस्थान एसएसओ, लॉग इन टू राजस्थान एसएसओ, तब जाके आपके यहाँ पे आया एसएसओ आईडी। बात क्लियर? ठीक है, ये बात समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं आगे। जब आप इसमें इस एसएसओ आईडी में यहाँ पे आपका डालना यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका पासवर्ड। ये डालने के बाद, ये डालने के बाद आप इस लॉगिन, ये और डालना पड़ेगा ये कोड, ठीक है? ये कोड डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपके नया पेज खुल जाएगा। वो क्या खुलेगा मैं बताता हूं आपको।
तो जैसे ही आपका एसएसओ आईडी पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन पे टिक करोगे तो एक पेज खुलेगा, वो भी लोड हो रहा है। मैं वो सारे वो स्क्रीनशॉट सेव कर लिए थे पहले से ही, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका वो फॉर्म कैसा है, कहाँ से मिलेगा, एसएसओ आईडी में क्या चीज सामने आएगी। जस्ट 1 मिनट, एक बार खुल जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। हाँ, अब जैसे ही आप उस राजस्थान सिंगल साइन ऑन उस एसएसओ आईडी पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने, वैसे हो सकता है भाई मेरे तो ये आ रहा है, किसी के बहुत सारे ऐप आ जाए, लेकिन आपको ढूंढना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। क्या नाम है, ये आएगा साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल। रिक्रूटमेंट पोर्टल ये आपको ढूंढना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में भी 2 टाइप के होंगे, एक तो रिक्रूटमेंट पोर्टल ये वाला सिर्फ नाम होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, एक है शायद रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 नाम से कुछ ऐसा कुछ है, वहां नहीं जाना है आपको, इसी पे टिक करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब इस पे टिक करोगे ना तो आपके आगे आएगा ये ऐसे। अब ये किसी बच्चे की थी तो मैंने उसकी जानकारी छुपा दी ताकि वो जानकारी सार्वजनिक नहीं हो। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपकी फोटो वगैरह, आपके फादर का नाम वगैरह चीजें रहती है। अब ये सामने आता है पूरा, ये ओम माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस, सब कुछ चीजें, ठीक है। आपको टिक करना है माई रिक्रूटमेंट पे, इस पे, कहाँ पे, माई रिक्रूटमेंट, माई रिक्रूटमेंट, इस पे टिक करना है, ठीक है। ये दिख रहा है माई रिक्रूटमेंट, इस पे टिक करोगे ना, इस पे टिक करते ही आपके सामने ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर जो भी फॉर्म आपने फिल किए, जैसे कि इस स्टूडेंट ने सीनियर सेकेंडरी जो सीईटी आपके जो 12वीं लेवल का भी फिल किया है, ठीक है, सीईटी स्नातक लेवल का भी फिल किया है, ठीक है, और इसने राजस्थान स्टूडेंट सब, इसने मतलब जो आरएएस का भी फिल किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो एक दिख रहा है अप्लाइड रिक्रूटमेंट, ये आपको जो दिख रही है सामने, ये वो है जो आपने अप्लाई किए हुए पहले से। फिर है एडिट पब्लिक विथड्रॉ एप्लीकेशन चेकलिस्ट एग्जाम, यहां आप देखोगे ना, ये यहां देखना डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये देखो। बाकी चीजों को आप प्लीज छोड़ दो, तो मैं आपको बता देता हूं, ये यहां पे आपको दिख जाएगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा, अब आप देखो साफ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, इस पे टिक करना है। इस पे टिक होते ही जिसके सामने ये आ गया, ये देखो, जैसे ही इस पे टिक किया, लैब डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, उस पे टिक किया, तो अगर आपके सामने ये आ गया कि लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट, और स्टार्ट डेट ये, लास्ट डेट कितनी है 31 अगस्त 2026, और अप्लाई नाउ, ये आ गया, इसका मतलब आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो, डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको वो फॉर्म फिल करना है, तो आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे टिक करना है। अप्लाई नाउ पर टिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो आएगी सामने, जिसमें आप यहाँ पे टिक कर देना है कि भाई आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद बढ़ोगे आगे, तो उसके बाद ऐसा कैसा एक और आएगा, उसमें भी यहाँ पे टिक कर देना है, और फिर आप डायरेक्ट ओके करोगे ना तो आगे नहीं जाएगा, आपको इस पे टिक करना है, ये पीडीएफ है कि भाई इससे संबंधित, ठीक है। इस पीडीएफ को टिक करोगे तो एक दूसरी विंडो ओपन होगी, उस विंडो में ये ओपन होगी, तो उसको पीडीएफ को अगर पढ़ना तो पढ़ लेना, वैसे वो ज्यादा कुछ फायदेमंद है नहीं, वो तो बहुत पहले की है जो डाल रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो उसको काट देना, फिर भी चाहो पढ़ना तो एक बार पढ़ लेना, उसको काट देना, फिर इसका मतलब ये साबित हुआ कि आपने उसको पढ़ लिया है। फिर आप ओके करोगे ना, फिर आपके बढ़ेगा आगे, फिर आपके आगे बढ़ते ही ये आएगा, ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो अब देखो, ये आपके सामने आएगा पूरा ऐसे। इसमें क्या क्या है, सबसे जो पहला है, वहां पे आपको बेसिक डिटेल होगी वहां, ठीक है। सेकंड में आपकी
क्वालिफिकेशन डिटेल, थर्ड में एक्सपीरियंस डिटेल, फोर्थ में आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका फोटो और साइन, फिर होगा एप्लीकेशन चेकलिस्ट, फिर होगा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यहाँ आ रही है इन दो में, एक तो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या फिर ये जो बेसिक डिटेल्स वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इनका क्या समाधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर लास्ट में है अटेस्टेशन फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी आप एंट्री भरोगे ना उसके लिए आपको यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड यही यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते और डायरेक्ट भी शायद लिखने का ऑप्शन नहीं आता है, और अगर मान लो आए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड तो आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा, उसमें से आपको टिक करना है। जैसे कि मेरा नाम है राम या फिर राजू, तो आपको टिक करना पड़ेगा, र फिर आ फिर रा बन गया, फिर ज जू जू बन गया ऐसे। ठीक है, राजू। तो उसमें जैसे कि आपके बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी, कुछ चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। अब जैसे कि इसमें एक है पद कोड क्रम संख्या, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें क्या फिल करना है। तो देखो सीधी सी बात है, एक तो इसमें है ना, आप एक बात ध्यान रखना, जहां पे स्टार लगा हुआ ना, स्टार, ये देखो इसमें ये आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, यहाँ पे लाल लाल रंग का स्टार लगा हुआ है, मतलब उसको तो बढ़ना ही है, उसको नहीं भरा तो ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये पद कोड क्रम संख्या आपकी इच्छा हो तो भरो, नहीं इच्छा तो मत भरो। अब जैसे कि ज्योग्राफी वाले हैं तो ज्योग्राफी वालों को बढ़ना जरूरी है। ज्योग्राफी वालों का पद जो आपकी लिस्ट दी हुई है उसमें शायद 6 नंबर पे था, 6 नंबर पे था, 6 या 7, शायद 6 पे। अगर मान लो कोई ज्योग्राफी वाला है, मुझे श्योर नहीं है उनका, आप जो आपके जो नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन को देख लेना, उसमें आपके जो पद कोड है वो कहाँ पे है, शायद 6 नंबर पे है ज्योग्राफी का। ठीक है, 6 या फिर 7, शायद 6 थे मोस्टली, मैं श्योर नहीं हूं अभी, आप देख लेना उसमें। अब साइंस वालों के लिए सर जी पद कोड क्रम संख्या, तो भाई साइंस वालों के लिए तो ऑप्शन थे 1 से लगाकर 5 तक, तो आप या तो यू भर दो 1 से लगाकर 5 तक, या फिर इसको छोड़ दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना भी भरो तो ठीक है। और अगर मान लो किसी की कोई दिक्कत आ रही है कि सर ये मांग रहा है कि इसमें भरने का, तो आप भर देना, 1 भर देना कुछ भी। ठीक है, वैसे तो ये चीज समझ में आ गई। फिर जैसे कि इसमें जैसे कि ये देखो, ये जो बिल्कुल ऐसे है ना, ये चीजें सारी ऑटोमेटिक फिल है, ये सारी ऑटोमेटिक फिल है। ठीक है, ये सारे इसमें आप कुछ नहीं करना। अब जैसे कि पद कोड क्रम संख्या जहां पे ये बिल्कुल पूरा पूरा वाइट है, वहां पे फिल करने का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि आपका नाम हुआ, ठीक है, आपके पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में। तो जैसे कि इंग्लिश में तो डायरेक्टली वो डाटा फेच कर लेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, और हिंदी में आपको वर्चुअल कीबोर्ड से लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो नागरिकता वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ये भी डायरेक्ट फिल है, ये भी डायरेक्ट फिल है, ये भी फिल किया हुआ आ रहा है। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक। ठीक है, ये देखो इसी पेज में। अब देखो इस पेज में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जैसे ही आप इस पेज पे आओ ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, ये बाकी चीजें छोड़ देना, ये बाकी चीजों पे ध्यान में देना कि ये क्या फिल करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आओ, तो देखो आपको मतलब वही मैं बता रहा था कि भाई जैसे ही इस पेज पे आओ ना, बेसिक डिटेल पेज पे, तो ये चीजें बाद में भरना, सबसे पहले है ना ये चीज भर देना, ताकि ये इसमें दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चों को। ये है ना जो ये राज्य, जिला, शहर, ऐसे ऐसे 3 है इसमें। एक तो जो 3 टाइप के है एड्रेस, मतलब ठीक है, राज्य, जिला, ठीक है, ये चूज करने के आएंगे। मतलब आपको जैसे कि बहुत सारे आप टिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे राज्य, पूरे भारत में जो भी राज्य है उनसे भी लिस्ट आएगी, उसमें से आपको टिक करना होगा कि राजस्थान। ठीक है, तो चलो मान लो राजस्थान तो टिक हो जाएगा। फिर ये जिला टिक करने वाला ऑप्शन नहीं खुलता, वो क्या है, मतलब हैंग हो जाता है, पता नहीं क्या साइड में दिक्कत है क्या है, ये बहुत बार होता है। ठीक है, मैंने भी 6-7 महीने पहले एक फॉर्म भरा था डीवी का। ठीक है, तो उस दौरान भी ये दिक्कत बहुत आई थी। मतलब तो आप सबसे पहले आते ही है ना, ये जो राज्य और जिला,
और आपकी जो तहसील, एक जगह शायद कहीं पे तहसील फिल करने का आएगा, और जैसे कि ये रहा तहसील, देखो तहसील, ये स्टूडेंट कहाँ पे, चोमू का है। जैसे राज्य, जिला, तहसील, तो आप पहले यहाँ टिक करोगे तो आपके सामने पूरे राज्य आएंगे, उसमें से राजस्थान चूज करना है। आप राजस्थान के हो तो बाहर के हो तो बाहर के को कोई भी चूज करना है, क्योंकि फॉर्म तो ऑल इंडिया वाले भर सकते थे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं उस दिन मेरे को टॉपर अपने यहाँ से निकला तो मैं खुशी खुशी में शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। हालांकि वो मेरे को बोलना ये था कि मतलब ऑल राजस्थान में पहली 1 रैंक आई है, बट मैं चाहता था तो उसको एडिट भी कर सकता था। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो था, वापिस से रिकॉर्ड कर लेता, बट चूंकि अगर देखा जाए ना तो ऐसे लॉजिकली सही बात है, क्योंकि उसमें इसमें सारे ऑल इंडिया वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो ऑल इंडिया ही रैंक 1 होगी ना भाई। मान लो राजस्थान के बाहर का, बिहार का कोई बच्चा है, तो वो ऐसे बोलोगे थोड़ी कि यार मतलब बिहार में क्या मतलब कि इसने राजस्थान लेवल स्टैंड को टॉप कर दिया, वो बात नहीं बैठती ना। मतलब वो अपन या ऐसे देखे तो ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब रैंक 1 है, ऑल इंडिया वाले बच्चे थे उसमें। ठीक है, बाहर वाले भी भर सकते थे, तो वो रैंक ऑल इंडिया बनी हुआ अपने आप में, तो लॉजिकली सही बात है। ठीक है, चलो, तो आपको ये उसमें राजस्थान चूज कर लेना, फिर उसमें से आपका कौन सा जिला है यहाँ टिक करोगे तो ये कर लेना, फिर उसमें कौन सी तहसील है वो चूज। ये काम सबसे पहले करना आते ही, ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे शायद आपके। ठीक है, एक तो यहाँ पे आएगा स्थायी पता में, एक यहाँ पे आएगा, एक ऊपर आएगा, मतलब ठीक है, इनको सबसे पहले करना, फिर उसके बाद बाकी की चीजें भर देना। ये कर दोगे ना तो फिर आपको इस पेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, आप सारी चीजें तो भर दोगे, लेकिन लास्ट में जाकर आपके तहसील चूज नहीं होगी या कुछ और चूज नहीं होगा, वहां जाके आप फंस जाओगे, फिर आपको वापिस करना पड़ेगा, और वापिस आपने जो हिंदी में जो नाम डाले हैं ना वो वापिस डालने पड़ेंगे, बहुत बेजमारी होने वाली है। तो इसलिए आते ही पहले ये काम कर देना, ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। समझ गए? तो मैंने आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत इस पेज पे आती थी, बेसिक डिटेल वाले पेज पे, वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे कि मोस्टली मैं मान लूँ कि बच्चे 10th और 12th का ही डाटा डाले, किसी ने कोई BSc BTech वगैरह कुछ किया हुआ है तो वो डाटा है तो वो अपने यहाँ पे ऐड कर देना, स्नातक उस पर आपको डालना क्या है, बोर्ड का नाम, जैसे कि भाई 10th 12th तो आपने मोस्टली कहाँ से किया है, बहुत सारे बच्चे RBSc, भाई राजस्थान बोर्ड से किया तो RBSc। ठीक है, फिर जैसे कि 10th में क्या सब्जेक्ट है सर, 10th में तो क्या सब्जेक्ट क्या लिखे, तो लिख दो भाई, जैसे कि मैंने लिख दिया शॉर्ट में, हिंदी को लिख दिया हिंद, इंग्लिश को लिख दिया ENG, साइंस को लिख दिया SCI, सोशल साइंस को SS, मैथ करके ऐसे लिख दो, ये सब्जेक्ट थे। फिर जैसे कि 12th में तो क्या सर मेरे PCB था, मैथ्स वाले तो PCM था। ठीक है, फिर किस साल में पास किया, 2017, ये 2019 में पास किया। फिर आपके उस दौरान रोल नंबर क्या थे, ये रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको डालना है। ठीक है, और बहुत सारों के है ना डॉक्यूमेंट डिटेल मतलब पहले से ही डाली हुई है, तो आप ये भी कर सकते हो, आते ही इसमें टिक करना फेस डिटेल, अगर फेस से आ जाए तो और मजे हो गए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपको डालना पड़ेगा मैनुअली, नहीं तो पहले कोशिश इस पे करना, इस पे टिक करना फेच, अगर वो फेच हो रहा है डाटा ऑटोमेटिकली, अगर पहले से कुछ डाला हुआ है तो आपके मजे हो जाएंगे। फिर आपके रिजल्ट टाइप ठीक है, तो ये चीजें डालनी है। अब आपके रिजल्ट टाइप तो किसी के परसेंटेज है, किसी के कोई और सिस्टम है, मतलब जैसे CBSE वगैरह में कहीं पे कुछ पहले और सिस्टम था तो वो डाल देना, आपके जो भी है वो इसमें से चूज कर लेना। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसी में नीचे जाओगे ना तो आपको एक लाइन आएगी, ऐसे नीचे एक लाइन आएगी, उस लाइन को थोड़ा सा आपको यू खिसकाना है, यू खिसकाओगे ना तो जाके आपके सामने आगे नेक्स्ट कोई चीज आएगी, यानी कि नेक्स्ट वाला मतलब इसके आगे और है, ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज पे आगे रुक गया, अब ये ना इसके आगे भी है, वो कब आप उसको यू लेके जाओगे ना, उसको यू खिसकाओगे तो जाके वो वाला आगे आएगा कि भाई कितने मार्क्स बने, कितने परसेंटेज, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, तो अब जब फिर आप उसको ऐसे खिसकाओगे तो देखो ये फिर आगे आएगा रिजल्ट टाइप में ये परसेंटेज, फिर पूछेंगे आपके कुल अंक कितने थे, मतलब कुल अंक मतलब
कितने में से था वो, मतलब आपका, ठीक है। तो जैसे कि इनके था पूरा 600 में से इनके जो मार्क्स आए वो 454। तो जैसे आप लिखोगे 454, ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 12th में है तो लिख दिया 500, ठीक है, और ये 300 आए 55, तो इनके ऑटोमेटिकली 71 आ गया। फिर ये कोर्स की अवधि, कोर्स कितने साल का था, ठीक है, तो 10th है। अब ये कुछ भी डाल देना, वो कोई जरूरत नहीं है, 10th डाल देना कि बंद कितने हो गए 12 महीने। 12th है तो बहुत सारे लोग ये भी डालते कि भाई 11वीं 12वीं पूरा मिला के 12th बोलते हैं उसको, कि भाई 12th पास कर लिया। तो बहुत सारे 24 महीने लिखते हैं, बहुत सारे 12, लेकिन आप 12 लिखते हैं, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जारी दिनांक, इसको ध्यान से डालना कि भाई रिजल्ट कब जारी हुआ था, ये वो आपके उसी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा नीचे, ठीक है, जारी दिनांक, ठीक है। और फिर आपको डालनी है पीडीएफ, जैसे कि 10th है और 12th है, उनकी पीडीएफ डालनी है, और उन पीडीएफ का साइज है 100 KB से, 100 KB से ऊपर होना चाहिए, मोर देन 100 KB। 100 KB से नीचे है तो अपलोड नहीं होगा। 100 KB से 1.5 MB, उस पीडीएफ का साइज शायद 100 KB से है 1.5 MB, 1.5 MB, 100 KB से 1.5 MB वो पीडीएफ का साइज है, वो तो वो ध्यान रखना, ठीक है, बात क्लियर। चलो, तो अब देखो आपके बेसिक डिटेल मैंने बता दिया। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, यहाँ जाते ही वो आपको राज्य, जिला, तहसील, वो 3 जगह चूज करना है, वो कर लेना, फिर उसके बाद सारी चीजें भर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में तो समस्या वैसे भी नहीं आती। फिर है नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। तो एक्सपीरियंस डिटेल तो आपके है ही नहीं भाई, कोई भर्ती ऐसी होती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आपके तो कोई इसमें इस भर्ती में एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं गया था, तो इसमें तो कोई नहीं पढ़ना। और इसमें कुछ जैसे कि कुछ नीचे और 3-4 लाइनें होगी, जैसे कि आपने कुछ एज में कुछ छूट ली है वगैरह, तो उस ऑप्शन को टिक कर देना, वो नीचे, ठीक है, वहां आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूजन। इसमें आपके क्या चीजें आएगी, 2 चीजें आएगी। एक तो होगा फोटो जो आपका नया वाला फोटो है ना, लेटेस्ट नया वाला, वही डालना, मतलब, ठीक है। या फिर आपने जैसे कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म भी 6 महीने पहले फिल किया है, तो उस दौरान जो डाला हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन आपका मैं ये कहूंगा कि जो अभी का कोई फोटो है तो वो डाले तो और भी अच्छा है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फॉर्म वाला डाल दो तो वो भी ठीक है। और साइन, 2 चीजें होंगी इसमें, इस वाला इसका मैंने बताया नहीं है, वो आएगा आपके उसमें, दो चीजें, एक तो फोटो और साइन। साइन का तो साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB, 20 KB से 50 KB। सिग्नेचर का जो मतलब सॉरी साइज है वो 20 KB से 50 KB, और जो फोटो है, फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB से कुछ 100 KB या कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है, 50 और 100 KB के बीच में। अगर इस 50 से कम हुआ तो फिर वो फोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, बात क्लियर। फिर इसके बाद आएगा आपके एप्लीकेशन चेकलिस्ट, इसको बनना है। देखो जैसे कि इसमें पूछा गया, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है, तो आपके के भाई सब कुछ सही है, तो क्या आपको टिक करना इस पे, सर्वथा अनुरूप। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, यानी कि मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने योग्यता प्राप्त की थी, कि हाँ मेरी की हुई थी तो टिक करना, नहीं की हुई थी तो आवेदन की तिथि के बाद प्राप्त, उस पर टिक करना है। जब जो आपके है वो टिक करना है, ठीक है, जो आपके है वो टिक करना है। अब जैसे कि ये लास्ट वाला पॉइंट, जैसे केवल साक्षात्कार के अंक, तो आपके यहाँ साक्षात्कार है ही नहीं, तो इसको छोड़ देना, भले इसको छोड़ देना, ठीक है, इसको बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी में आगे आएंगे और कि आप किस श्रेणी में हो। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उस श्रेणी से भिन्न है, यानी कि जो आपने आवेदन भरा, आपका जो एडमिट कार्ड था उस पर जो कैटेगरी लिखी हुई है उसी कैटेगरी में आते हो या फिर नहीं आते। तो आप अगर उसी में हो मोस्टली तो उसी में है सब सारे, कोई कहे नहीं सर बाय मिस्टेक मैंने वो कर दिया, मेरा कुछ भिन्न है,
तो आप बिन चूज कर लेना। बाकी मोस्टली सभी के यही उस श्रेणी में जो जो आपका है, ठीक है। जैसे कि आप टीएसपी से संबंधित नहीं हो तो टीएसपी वाले से संबंधित नहीं हो तो नहीं कर देना, और अगर टीएसपी वाले हो, ठीक है, तो वो कर देना, हाँ कर देना, ठीक है। वो बात है, ये सारी चीजें हैं। मतलब ये जो जैसे कि आगे आ गया एक्सपीरियंस, अनुभव, तो आपके कोई नहीं, इन सभी को छोड़ देना, ठीक है। फिर आगे और देखो, जैसे इसको पूरे छोड़ देना, इसमें बढ़ने का काम ही नहीं है। फिर विज्ञप्ति, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु 1 जनवरी 2027 को आपकी आयु क्या हो रही है, ये तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, विज्ञप्ति के अनुसार जो निर्धारित तिथि है उसको आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपको पता है कितनी थी, 18, और मैक्सिमम कितना था, कोई 40 या ऐसा था, तो वो डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और ये चीज, आपने अगर कोई छूट ली है कि भाई सर मैं SC ST में था और मैंने मतलब 5 वर्ष की जो छूट है उसको लिया है, तो टिक करना है। अगर कोई छूट नहीं ली है तो उसको टिक नहीं करना है, ठीक है। कोई अगर कोई भी चीज आपसे संबंधित है उस पर टिक करना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक थे तो आपको टिक करना, नहीं हो तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो फिर लास्ट में आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पे टिक टिक करोगे ना, तो अगर मान लो कोई चीज बाकी रह गई है और जिसको बनना था जरूरी, तो वो यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ आ जाएगा भाई आपने शैक्षणिक योग्यता में कुछ चेक करे या फिर उस शैक्षणिक योग्यता में नहीं भरा, कुछ भी आपको ही वो आपको बोल देगा कि क्या गलती हुई है, ठीक है, वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे उसके बाद टिक करोगे, फिर आएगा ये क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे मात खाते हैं और इस चीज को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी है। पहली बात तो बता दूं कि इसमें है ना कुछ एक तो है, सबसे फर्स्ट क्या है, पहले तो है ना इन सभी की डॉक्यूमेंट जो अपलोड है वो सारे 100 KB से ज्यादा, मतलब इसकी मेरे ख्याल से इसके वाले 100 KB है क्या है, वो एक बार देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से 100 KB उसका, जो पीछे तो था जो 10 12 उसका मिनिमम 100 KB था, फिर उसके बाद 1.5 MB तक, ठीक है। तो आपको मिनिमम 100 KB की PDF फाइल तैयार करनी है, तो उसकी फोटो खींच लेना। भाई क्या करना है, आप अगर ई मित्र वालों के पास जाते हो तो वो तो खुद ही स्कैन कर देगा, आप अगर सेल्फ कर रहे हो तो फोटो खींच के और जाना गूगल पे जाके JPG टू PDF चेंजिंग, ऐसा करके आपको PDF फाइल में चेंज हो जाएगा। तो 100 KB की वो चूज करना है, फिर आपको चूज फाइल डालना है, फिर आपको यहाँ पर संख्या डालनी है, जैसे कि भाई पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये कुछ भी, इसका इतना ज्यादा टेंशन मत लो, इसको कोई मैच नहीं करता, 3 4 5 ऐसे ही डाल देना, ठीक है, कोई मैच नहीं करता। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सही डालना, जैसे कि ये उपाधि मैट्रिक्स यानी कि 10th में आपके जारी क्रमांक और दिनांक यानी कि रिजल्ट किस दिन आया वो बनना है यहाँ पे, ठीक है। और जारी क्रमांक तो कुछ सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर या फिर रेफरेंस नंबर, आपकी जो मार्कशीट में रोल नंबर नहीं, सीरियल नंबर होगा या तो, ठीक है, या फिर रेफरेंस नंबर होगा, वो यहाँ पे भर देना, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके, जैसे कि 2010 से पहले क्या होता था, मार्कशीट सेपरेट आती थी और जो सर्टिफिकेट होता था ये वाला वो सेपरेट आता था। तो जो 2010 के पहले जिनके 10 12 की हुई है तो उनके तो दोनों चीजें सेपरेट होगी, ठीक है, दोनों चीजें सेपरेट होगी। और जो 2010 के बाद वाले हैं उनके वो एक ही चीज होगी, मतलब एक ही चीज में मार्कशीट और दोनों है, तो आपको वही चीज करनी है अपलोड, यानी कि मतलब उसी मार्कशीट में ही वो सर्टिफिकेट शामिल है, तो आपको वही चीज यहां पर भी करना है अपलोड, ठीक है, और यहां पर भी करना है। तो ये आपके हो गया 10th का, ठीक है, सॉरी उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक्स, अच्छा ये किसका, BSc BCom, अच्छा जिसकी BSc BCom है वो पढ़ना। हाँ देखो इसमें तो ये करना है, तो क्या करना है, रुको एक मिनट, इसमें उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक्स हाई सेकेंडरी और सेकेंडरी, ठीक है, उपाधि। अच्छा इसमें मार्कशीट मांगी नहीं है, मतलब मार्कशीट मांगी नहीं, क्यों, क्योंकि मार्कशीट तो आपने पहले ही डाल दी, मार्कशीट तो आपने पहले ही डाल दी ना भाई,
इसने मार्कशीट यहाँ पे मांगी नहीं है, मार्कशीट तो आपने डाल दी, 10th एंड 12th की मार्कशीट तो यहाँ पे डाल दी की जो। फिर आपको डालना है उपाधि यानी कि सर्टिफिकेट। तो जो 2010 के बाद पास किए हुए इनके सर्टिफिकेट खुद इस मार्कशीट में ही शामिल है। तो आपको यही चीज वहां पे वापस से अपलोड करनी है, ये चीज वहां पे वापस से अपलोड करनी है, ठीक है। फिर जैसे कि किसी के बीएससी बीकॉम किया हुआ है तो आपके भी जो मार्कशीट है वो और ये डाल देना, ठीक है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र 3 है। एक तो जो अपनी लास्ट संस्था है जहां से आपने पास किया वो, और 2 जो किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन हो और आपके वो रिश्तेदार ना हो, यानी कि कोई खून का रिश्ता उनसे नहीं हो, तो उनके वाले चाहिए। तो जैसे वो 3 होंगे तो सर के 3 को कैसे डालूं, तो 3 की एक पीडीएफ तैयार कर देना भाई। एक पीडीएफ में 3 पेज होते हैं ना, वैसे वैसे एक पीडीएफ तैयार कर देना, उस पीडीएफ को यार डाल देना, डाल सकते हो, ठीक है। फिर एनओसी, आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में थे और आपने वो एनओसी ली है तो आप डाल देना, और उस एनओसी आपको जिस दिन जारी हुई उसकी डेट और कोई सीरियल नंबर नहीं है कोई, तो यार डाल देना नॉट एप्लीकेबल, या फिर कुछ ना कुछ लेटर जो जारी किया होगा उस लेटर का नंबर होगा तो वो लेटर नंबर आप डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूल निवास, तो मूल निवास तो फेस भी हो जाता है, आप फेस पे टिक करना। तो और क्योंकि आजकल सभी के मूल निवास कैसे डिजिटल है, जो पहले के मूल निवास थे वो मतलब वो डिजिटल नहीं थे, ठीक है। आजकल सभी के कैसे डिजिटल है, तो उसमें एक नंबर होगा, उसमें मूल निवास में देखना, वो नंबर डालोगे ना तो वो सीधा फेच हो जाएगा, ठीक है। अगर फेच नहीं हो रहा है तो फिर आप चूज करके वो देख सकते हो। मेरे ख्याल से ये इसमें शायद चूज करने का ऑप्शन है ही नहीं, वो डायरेक्ट फेच ही करना है। ये मूल निवास और जाति वाले दोनों ये डायरेक्ट फेच ही करने हैं, तो आपके फेच हो जाएगा। जो नंबर है उसमें कोई सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर डालोगे तो वो सारी डिटेल फेच हो जाएगी, तो आपको ये कोई भी डालने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डालना है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। जो चलो यहाँ कर दिया है अपलोड, आपने किस दिन वो भरा वो डेट डाल देना, कुछ नहीं है तो सीरियल नंबर 1 डाल देना, या फिर नॉट एप्लीकेबल कर देना NA। अगर आपने फॉर्म फिल जब किया तब आपने उस ऑप्शन को चूज किया था कि भाई 2.5 लाख से आय मतलब कम है, तो फिर आपको वो आय प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डाल देना, उसका भी सीरियल नंबर कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, सीरियल नंबर कुछ भी लिख लेना 2 या जो भी है, ठीक है। फिर उसमें कोई नंबर हो पर्टिकुलर कहीं भी दिया हो ऊपर, ठीक है, कि भाई पत्र संख्या ऐसी, तो वो संख्या डाल देना, कहने का मतलब भी हो। अगर आपका संबंध स्पोर्ट्स से है तो वो डाल देना। हस्तलिखित तो उसको करना यहाँ पे अपलोड, डेट आपने जिस दिन वो लिखा उस दिन की डेट, ठीक है, और सीरियल नंबर अपने मन से कुछ भी डाल देना, या तो लिख देना नॉट एप्लीकेबल या 1 2, अगर यहाँ ऊपर 1 2 डाला तो यहाँ डाल देना 3 डाल देना, ठीक है, कुछ भी। शपथ पत्र जो भी आपने 3-4 तैयार किए हैं, ठीक है, जो भी भाई मैंने सर नाम से संबंधित भी किया है, उससे संबंधित भी किया है, भाई किसी के एक भी शपथ पत्र नहीं है, ठीक है, किसी के है, अच्छा सॉरी वेट, ये शपथ पत्र दूसरे, ये शपथ पत्र जो आपके मतलब मैं अभी लिस्ट बताऊंगा, अभी वो पीडीएफ बताऊंगा, जिसमें अगर वो धूम्रपान संबंधित या फिर शादी के बाद दहेज लिया है नहीं लिया उससे संबंधित, ठीक है, या फिर आपके जो कितने बच्चे हैं वो संतान की घोषणा पत्र से संबंधित उस टाइप के शपथ पत्र, तो उन सभी को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर कुछ जाति से संबंधित कुछ शपथ पत्र है तो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। बहुत लंबा है वैसे, इतनी चीजें मांग रहे हैं कि मतलब क्या पूछो, लेकिन अब है जो मांग रहे तो मांग रहे, यार क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। शपथ पत्र हो गया, बच्चों का घोषणा पत्र, तो इसका जो साइज सेपरेट है, चलो ठीक है, तो ये इस शपथ पत्र में जो बाकी चीज रहेगी वो आप डाल देना, ठीक है। दहेज धूम्रपान इसके लिए भी सेपरेट है, तो चलो ये आ जाएगा यहाँ पे। जो जिसका ऑप्शन ज्यादा है वहां वो डाल देना, और जिसका जहां ऑप्शन नहीं है तो ऐसा कोई शपथ पत्र हो उसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अच्छा चलो 18 नंबर पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपके जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहा गया ये एक मैं बता रहा हूं,
ये वाला चरित्र, तो यहाँ पे वही डालना है अंतिम शैक्षणिक वाला। यहाँ पे कौन सा डालना है? अंतिम शैक्षणिक वाला ही डालना है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो तो यहाँ पे मांग रहा है, वो का मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है। तो देखो ये सारी लिस्ट है पूरी, ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाली है, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी को पता ही है, नहीं पता तो मैं इस वीडियो के नीचे, ठीक है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो ऊपरी मैसेज पिन किया होगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर टिक करना। उसमें ये मैंने सारी डाल रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके अलावा फिर अंतिम संस्थान द्वारा जारी, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ भी डाल दिया, चलो कोई नहीं, वहां का और यहाँ का सेम सेम डाल देना, ठीक है। इन्होंने एक जगह मांग लिया वो चरित्र, और फिर 2 वाले वो आ गए, ये 3 ही तो है, फिर पता नहीं चौथा कहां से, तो वो पता नहीं कौन सा है। आप ये सेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसकी इनकी टेंशन मत लो, देखो इससे कोई मैच नहीं करेगा। वो जो 10th 12th की जो जानकारी है वो, और वो जो मेन चीजें वो डाल देना, बाकी इससे कोई मैच नहीं करेगा। आपको फॉर्म भरना जरूरी, फॉर्म नहीं भरा तो डीवी के लिए कॉल नहीं आएगा, डीवी शेड्यूल में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। भर्ती के लिए विशेष कुछ और कुछ आपने सर्टिफिकेट लगाया तो वो आय संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है। कुछ अगर नहीं है तो नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। आप तो बस सेव एंड नेक्स्ट करने की कोशिश करना, जो चीज मांग रहा है वो उसको डाल देना, जो चीज नहीं मांग रहा है उसको छोड़ देना। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड हो, होमगार्ड और अन्य प्रमाण, कुछ भी ऐसी कोई चीज है एक्स्ट्रा जो आप ऐड करना चाहते हो तो उसमें डालें। देखो सबसे ज्यादा जोर आपको इसी में आएगा, सबसे ज्यादा जोर। ये देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और देखो आपको बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर हम इतनी मेहनत करें, हम कौन कौन फॉर्म भरे? तो देखो वैसे तो आपके डीवी का चांस मिला तो बहुत सारे बच्चों को डीवी का चांस भी नहीं मिलता, तो डीवी का फॉर्म तो भर ही दो। फॉर्म भरने में तो क्या जा रहा है, ई मित्र वाला बेचारा 300-400 रुपए लेगा, ठीक है। बाकी उससे ज्यादा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। और बाकी के जो घोषणा पत्र है वो कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो जो एफिडेविट वगैरह आज के आज बना और इसमें डाल दो, कोई भी दूसरी चीज डाल देना। बाद में जब वहां लेके जाओ तब वो ओरिजिनल लेके जाना, वहां की वो चेकिंग होगी। मेन चीज तो वही होता है, इसको देखकर इनको कोई चेक नहीं करेगा, ये तो बस ऐसे ही साइड पे एज रेफरेंस रहेंगे, ठीक है। ये मैंने एक डाटा निकाला है कि इनको तो फॉर्म फिल करना ही चाहिए, बाकी भी कर सकते हो। जैसे कि जनरल में मेल 500 रैंक तक वाले को तो फॉर्म फिल करना ही है, 500 रैंक। फीमेल में 800 रैंक तक फॉर्म फिल करना ही है। और अगर आपके पास RSCIT है या फिर आपकी जो कैटेगरी TSP है तो इससे भी ज्यादा रैंक वाले फिल कर सकते हो, ठीक है। OBC है तो 1000 तक फिल करना है, फीमेल 1500 मैंने बताया। अगर आप RSCIT वाले हो या फिर TSP से हो तो इससे भी ज्यादा मतलब मान के रैंक 300 400 500 रैंक ज्यादा वाले फॉर्म भी फिल कर सकते हो। EWS वाले वही 1300 2000, MBC 1500 2500, इनको तो फॉर्म फिल करना ही चाहिए। SC 2500 3500 और ये ST, ये तो नॉन TSP का डाटा है। और TSP वालों को मैं बता देता हूँ, TSP ST में सभी फॉर्म फिल कर देना। मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ, TSP ST में सीटें खाली रह सकती है और खाली रहेगी, मुझे यही लग रहा है। जहां तक मैंने चीजें देखी तो TSP ST में चीजें खाली रहेगी, तो आप उस हिसाब से देख लेना। ST वाले तो सारे डाल देना, सारे, और TSP वाले तो चूकना ही मत भाई। जिसने DV के लिए डाल दिया उसका मतलब ST में तो ऐसा कि जिसके दोनों पेपर में जो 35% आ गए उनका मतलब चयन हो रहा है। मैंने वही बोला था लास्ट में, ठीक है। जो TSP ST की जो है कट ऑफ बिल्कुल सटीक गई है, जो मैंने बताई वो। बाकी तो इतनी मैच नहीं हुई, लेकिन TSP ST की कट ऑफ बिल्कुल सटीक गई है, जो मैंने बताई वही, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस PDF में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। ये PDF, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, उस WhatsApp ग्रुप का लिंक भी मैं
शेयर कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप जैसे ही मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं वो लिंक डाल दूंगा। तो वहां पे क्या है, सारे बच्चे जिनका डीवी हो रहा है तो उनकी आपस में बातें होती है। वो कोई पूछता है कि भाई यहाँ पे साइन किसका करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो कोई उसका जवाब दे देता है जिसने पहले से फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, उसमें सही नियत के साथ ही जुड़ना, गलत नियत वाले उसमें मत जुड़ना, ठीक है। मैं सीधा ही उससे बाहर कर दूंगा। आप उसमें सिर्फ डीवी से संबंधित बात करोगे कि भाई मेरे को इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें मैं क्या करूं, इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो जिसने पहले से फॉर्म फिल कर दिया या तो वो जवाब दे देगा, या किसी को जानकारी है वो जवाब देगा, या फिर मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 तैयार करने हैं ना वो, ठीक है। जैसे कि मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, इनका नैतिक चरित्र उत्तम है, ठीक है। और ये सभी में कुछ ऐसे तो लिख ही देना कि पिछले 3 साल, मिनिमम 3 साल से जानता हूं, ऐसे तो लिख ही देना, ठीक है। 3 साल वाला तो ठीक है। फिर सामान्य घोषणा पत्र, अब ये आपको क्या करना है, 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको क्या करना है, आपको सबसे ये सारी चीजें कहां पे होगी, आपको जाना है कोर्ट में। कोर्ट में क्या करोगे, वहां जाओगे ना, लोग तैयार बैठे, आपको लेना है 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, उसके ऊपर ये पूरा छाप देना, उनको बोलना कि छाप देना, और उनको बोलना कि भैया इसमें मेरा नाम लिख दे, ठीक है। भले आप ये छाप के पेन से नाम लिखो तो भी वो अगर काम कर जाएगा, और अगर इसी के अंदर नाम टाइप करके, ठीक है, और उसके बाद उसको छाप दो उस पे, वो खुद मतलब जो स्टाम्प वाले होते हैं वो छाप देंगे, ठीक है। तो मतलब आपका काम बन जाएगा। और फिर इसकी वो करनी है नोटरी, तो 50 का तो स्टाम्प पेपर, और जो वकील या फिर जो भी बैठा होता है वो करेगा नोटरी, तो वो उसकी कुछ चार्ज लेगा 50-60 रुपए, ठीक है। तो वो उसके है, तो ये है 50 रुपए का स्टाम्प लेना है उस पे, ठीक है, नॉन जुडिशियल। फिर है ये भी सेम 50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना घोषणा पत्र। देखो ये घोषणा पत्र भले ही आप, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो भले ही अभी आप फॉर्म फिल करते वक्त नहीं डालो तो भी चलेगा, लेकिन जब अभी वहां पे जो भी चीज डालनी है वो डाल दो। भले जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, वहां जाओ ना, तब ये जरूरी है, तब वहां पे सारी चीजें अच्छे ढंग से लिखे जाना, ठीक है। तो अभी तो अपने को किसी भी हालत में फॉर्म भरना है, बस मेन चीज ये हो गया। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे जो अपने जो व्हाट्सएप पे जो बना हुआ ग्रुप, वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, अब दहेज सम्मति है ना, ये शायद दहेज नहीं लिया है, तो दहेज संबंधित, तो इसमें दहेज के जो साक्षी है वो, ठीक है। फिर वो जो आपकी वाइफ है उसके माता पिता जो भी है, ये घोषणाकर्ता वगैरह, ठीक है, ये डाल देना। ये सामान्य कागज पर कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, ये क्या करना, सामान्य कागज पर, ये स्टाम्प पेपर पर नहीं लेना है, ये सामान्य कागज पर लेना है, ठीक है। सामान्य कागज यानी कि इसका निकाल के जेरॉक्स और उस पर लिख लेना, ठीक है। चलो, संतान संबंधी घोषणा पत्र, तो ठीक है, ये भी क्या सामान्य पे है, लेकिन इसमें हस्ताक्षर है ना, वो राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, यानी जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, जिनके पास सील है, मोहर है, वो हस्ताक्षर वो चलेंगे, ठीक है। फिर है संविधान संबंधी शपथ पत्र, तो ये भी सामान्य जो है कागज उस पे है, और इसमें किसकी साइन है, आपके साइन है, बाकी किसी की साइन नहीं है, ठीक है, तो वो कर देना। फिर है नमूना हस्ताक्षर, ये चीज आपको लिखनी है, ये नमूना वाला ये हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, ठीक है। और जो आप नॉर्मल साइन करते हो ना, वही साइन करने हैं, ठीक है। हस्ताक्षर मतलब ये है कि मतलब वैसा नहीं है कि मतलब इसमें हिंदी में हिंदी वाले साइन करने, इंग्लिश में इंग्लिश वाले साइन करने, दोनों जगह सेम साइन भी कर सकते हो। जो आपको जो नॉर्मल साइन है ना वो करो, बस जो आपके नॉर्मल साइन है, जैसे नॉर्मली आप साइन क्या करते हो वो करो इन बहुत जगह, ठीक है। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म, वैसे तो यार इसको तो क्योंकि उसमें भी पढ़ना ही है आपको, जो आपके
फॉर्म है, उस फॉर्म में भी लास्ट में आप अटेस्टेशन फॉर्म भी आएगा, वहां भरना ही है, लेकिन पता नहीं ये एक्स्ट्रा वो क्यों मांग रहे हैं, वो भी उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, मैंने तो जब डीवी किया तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे थे, उसी में जो भरा था वही चीज लेके उस पर हमने जो फर्स्ट ग्रेड टीचर वगैरह उनके साइन कराए थे और उस पर फोटो चिपका दिया था। ठीक है, तो आपको पता नहीं 2 बार चीजें करनी है, आपको खुद तैयार भी करना है ऑफलाइन भर के, ठीक है, वो भी करना है अपलोड, और ऑनलाइन भी भरना है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप माइसा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश करके आपको सारी जानकारी दे दी है। 3-4 दिन का समय है, मैं आपसे विनती करूंगा, बड़ी मुश्किल से आपको डीवी का भी मौका मिला है, तो उसको जाने ना दे, उसका तो एटलीस्ट फॉर्म भरे, उसका एक्सपीरियंस ले, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। जब अगली भर्ती में आपका चयन होगा ना, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो नेक्स्ट भर्ती में आपने तैयारी की अच्छी की, टॉप 100 में आ गए, अब रैंक अच्छी आ गई, लेकिन आपको डीवी के बारे में पता नहीं, पूछ रहे हो भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उस टाइम आप मस्ती से भरो फॉर्म कि यार चलो ये भरना है। ठीक है, तो उस चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और फॉर्म भर दे, उससे एक्सपीरियंस आपको ही मिलेगा। चलिए, जय हिंद। और जो भी आपके विचार है वो कमेंट में रख सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हुआ, मैं भी बोल बोल के थक गया, लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने बना दिया। हालांकि मैंने 2 दिन पहले एक लाइव वीडियो भी डाला था जिसमें मैं फॉर्म भर रहा था, लेकिन वो यूट्यूब वालों ने हटा दिया, क्योंकि उसमें क्या है कि वो पासवर्ड और वगैरह शेयरिंग, पता नहीं उनका कुछ नियम है, यूट्यूब के नियम है उसके हिसाब से कि भाई ये सेट नहीं बैठता, तो उस वीडियो को उन लोगों ने हटा दिया। बाकी जिनको पता है तो उनको ध्यान होगा। तो मैं 2 दिन पहले लाइव आया था रात को 10:30 बजे के आसपास, तब मैंने 10:30 से 12:30 के आसपास लाइव फॉर्म फिल किया था, बट वो हट गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये वापस वीडियो बनाना पड़ा। चलिए, थैंक यू सो मच। और जल्दी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फाइनल रैंक की भाई किसका होगा सेलेक्ट, उस पर भी वीडियो बना दो, वो भी मैं जल्दी बना दूंगा। थैंक यू सो मच।